बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 जून 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि पीएम मोदी 2 दिन पहले बिहार आए हुए थे। जब बिहार आए पीएम मोदी से को लेकर के तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे में बिहार को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुप्पी साधे रखी। जब बिहार की प्रति व्यक्ति आय और फिर प्रति व्यक्ति निवेश देश में सबसे कम है। जब तेजस्वी यादव ने मोदी के बिहार दौरे के बाद कई सवालों के साथ उन पर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बिहार में 20 वर्षों की एनडीए सरकार द्वारा दिया हुआ रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, गरीबी और फिर पलायन है। उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट के हवाले से शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर उद्योग क्षेत्र में बिहार को सबसे फीसदी बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधि व्यवस्था सबसे बेहतर है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय और फिर प्रति व्यक्ति निवेश देश में सबसे कम है। विकास और प्रगति के अधिकांश मानकों में देश में बिहार सबसे नीचे है। लेकिन बिहार की 20 वर्षों की एनडीए सरकार और 11 वर्षों की केंद्र सरकार जनहित के इन ज्वलंत मुद्दों पर कभी चर्चा ही नहीं करती और नहीं करना चाहती है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने चुनावी वर्ष में परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री केवल चुनावी वर्ष में बिहार का दौरा करके 2015 से चलती आ रही परियोजनाओं एवं घोषणाओं का अनेकों बार शिलान्यास और उद्घाटन करके उसी को बारंबार दोहराते रहते हैं। 2015 से यही सिलसिला चलता आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ये बिहार है, बिहारी इस तरीके के झांसे में नहीं आते हैं। वे अच्छे से जानते हैं कि कौन कितना झूठ बोल रहा है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना दौरे के दौरान उभरते हुए क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात की है। ये भेंट औपचारिक नहीं बल्कि सौहार्दपूर्ण और फिर भावनात्मक रही है। मुलाकात के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर के आशीर्वाद लिया, जिसे देखकर के वहां मौजूद लोग भावुक हो उठे। इस खास मौके पर वैभव के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। जब प्रधानमंत्री ने उनके साथ करीब 10 मिनट तक समय बिताया। हालांकि इस दौरान कौन कौन से मुद्दों पर बातचीत हुई इसकी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। जब मुलाकात का माहौल बेहद आत्मीय था। प्रधानमंत्री मोदी ने वैभव और फिर उनके परिवार से सहज बातचीत की और फिर उन्हें आगे की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी थी। जब प्रधानमंत्री की ये मुलाकात युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने वाले उनके सकारात्मक रवैये को दर्शाती है। वैभव सूर्यवंशी बिहार से आने वाले एक होनहार युवा क्रिकेटर हैं जो हाल के वर्षों में घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के चलते चर्चा में आए हैं। उन्हें रणजी ट्रॉफी और अंडर 23 स्तर पर मजबूत बल्लेबाज के रूप में जाना जाता है। जब क्रिकेट के जानकार मानते हैं कि वैभव सूर्यवंशी भविष्य में भारत की राष्ट्रीय टीम में भी जगह बना सकते हैं। दोस्तों बिहार के 3 जिलों में तारामंडल बनाया जाएगा। जी आपको बता दूं कि बिहार में विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए बिहार सरकार ने पूर्णिया, मोतिहारी और फिर जमुई में नए तारामंडल के निर्माण की घोषणा की है। ये जानकारी शनिवार को राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय जमुई में आयोजित इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट मीट 2025 के उद्घाटन समारोह में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अहमद मसूद ने दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य के सभी अभियंत्रण महाविद्यालय और फिर पॉलिटेक्निक संस्थानों में जर्मन, जापानी और फ्रेंच भाषाओं की प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। तकनीकी बाजार की मांगों के अनुरूप खुद को तैयार कर सके। यह शिक्षा विभाग छात्रों के लिए एक सार्वजनिक इंटर्नशिप पोर्टल शुरू करने जा रही है, जिसके माध्यम से उन्हें देश भर की कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर मिल सकेंगे। साथ ही साथ बिहार के तकनीकी संस्थानों का देश के प्रतिष्ठित संस्थानों और फिर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है, जिससे छात्र और फिर शिक्षक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत वैश्विक अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। ऑपरेशन सिंदूर का सबूत मांगने वालों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ये कहना मेरा नहीं है बल्कि ये कहना है गिरिराज सिंह का। जी आपको बता दूं कि पहलगाम हमले के बाद भारत के दहशतगर्द विरोधी ऑपरेशन सिंदूर का सबूत मांगे जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेताओं और फिर उनके सहयोगियों पर भारत के दुश्मनों के हाथों में खेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस समेत इस देश के कुछ लोग अभी भी टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है और पाकिस्तान की
की भाषा बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर उन्हें सबूत चाहिए तो फिर वे पाकिस्तान जाए और वहां के प्रधानमंत्री से पूछें, उन्हें वहां सबूत मिल जाएगा। नष्ट हो चुके दहशतगर्द ठिकानों, तबाह हुए एयरबेस और उनकी बैठकों में दिख रही दहशत के रूप में उन्होंने आगे दावा किया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK और पाकिस्तान के अंदर भारत की जवाबी कार्रवाई में 9 एयरबेस और फिर कई दहशतगर्द लॉन्च पैड मलबे में तब्दील हो गए हैं और पाकिस्तानी नेतृत्व की प्रक्रिया ही ऑपरेशन के असर का सबूत है। उन्होंने पूछा है कि आज पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्द बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे रहे हैं। क्या ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा किए गए काम का सबूत नहीं है? पहलगाम में दहशतगर्द हमले के बाद भारत ने सीमा पार जवाबी कार्रवाई की है। दोस्तों, RJD में संगठनात्मक चुनाव अब निर्णायक दौर में पहुंच रहे हैं। जब पहले चरण के तहत प्राथमिक और फिर पंचायत स्तर के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब प्रखंड और फिर जिला कमेटियों के चुनाव की तैयारी चल रही है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। सूत्रों के अनुसार 31 मई से प्रखंड कमेटियों के चुनाव शुरू होंगे, जबकि 5 जून से जिला स्तर पर मतदान होगा। इसके बाद 14 जून से प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तो 24 जून के बाद होना तय है। RJD की राष्ट्रीय कमान 5 जुलाई को तय हो जाएगा, जब पार्टी के नए अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा। राष्ट्रीय सहायक निर्वाचन पदाधिकारी चित्तरंजन गगन ने जानकारी दी है कि बिहार और फिर झारखंड सहित अन्य राज्यों में पंचायत स्तर के चुनाव पूरे हो चुके हैं। राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे ने प्रखंड डेलीगेट की अंतिम सूची को मंजूरी दे दी है, जिसके आधार पर प्रखंड और फिर जिला इकाइयों के चुनाव होंगे। वहीं पर RJD में ये प्रक्रिया पूरी तरीके से पार्टी संविधान के अनुरूप और फिर लोकतांत्रिक तरीके से संचालित की जा रही है, जिस पर पार्टी गर्व करती है। इस बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या इस बार तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान सौंपी जाएगी। जहां पार्टी सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लालू प्रसाद यादव का फिर से चुना जाना लगभग तय है, लेकिन युवाओं को भी अब नेतृत्व में स्थान दिए जाने की संभावना है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दौरे के दौरान 48,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें से एक महत्वपूर्ण परियोजना है राष्ट्रीय राजमार्ग 119A के तहत 4 लेन वाला पटना आरा शेर घाटी खंड। इस मार्ग की लंबाई 120 किलोमीटर होगी, जो क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। यह मार्ग पटना को आरा और फिर शेर घाटी से जोड़ेगा, जिससे भारी यातायात को शहरी केंद्र से दूर किया जा सकेगा। ये मार्ग बिहार की राजधानी पटना को राष्ट्रीय राजमार्ग से आरा के माध्यम से जोड़ता है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होता है। ये यात्री और फिर माल परिवहन के लिए एक तेज मार्ग प्रदान करेगा, जिससे यात्रा का समय कम होगा और फिर राजमार्गों पर यातायात में कमी आएगी। इसमें सोन नदी पर 4 लेन का पुल शामिल है, जो जिला दर जिला यात्रा को सुगम बनाएगा, जो ये राज्य के पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा देगा। दोस्तों, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक बार फिर से सुर्खियों में। चर्चा यह है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का चुनाव लड़ेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस चर्चा के स्रोत में भी वे खुद है, साथ ही इसके वे लाचारी भी व्यक्त करते हैं कि अगर पार्टी चाहे कहेगी तो। आपको बता दें कि अपने बयान में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि वे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ सकते हैं। अगर पार्टी चाहेगी तो फिर वे चुनाव लड़ने को तैयार है। पार्टी के पदाधिकारी सर्वे कर रहे हैं, फिर वे खुद कहते हैं कि ये कोई बहानेबाजी या फिर दिखावा नहीं है, बल्कि पार्टी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है, ताकि ये समझा जा सके कि उसके चुनाव लड़ने से पार्टी के साथ साथ गठबंधन को कितना फायदा हो सकता है। ये निर्णय केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का नहीं है, बल्कि पार्टी और फिर एनडीए गठबंधन की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान क्या महज कुछ महीनों के बाद ही केंद्रीय मंत्री पद का त्याग करके राज्य की राजनीति में बगैर किसी बड़े लक्ष्य के उतर जाएंगे, ये जानते हुए कि आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और अगले मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही बनेंगे। जब उप मुख्यमंत्री की सीमा भी भाजपा के बाद खत्म हो जाती है, 2 उप मुख्यमंत्री भाजपा वाला फॉर्मूला अभी भी कायम है, तो फिर क्या राज्य में मंत्री बनने के लिए वे केंद्रीय मंत्री पद छोड़ेंगे और किस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को निचले स्तर के पदाधिकारी निर्देश देंगे कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा। लोकतंत्र की इस औपचारिकता को राजनीतिक जगत जानता है और फिर देखता भी है आया है। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्ती होने वाली है। 3 महीने के भीतर 41,000 नई नियुक्ति की जाएगी। इसका ऐलान हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे ने किया है। उन्होंने बताया है कि इसके तहत 8,500 नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यही नहीं, 15 दिनों में 722 चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अधिवेशन भवन में शनिवार को ये बात कही है। आपको बता दें कि मंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य सेक्टर में जितने भी खाली पद है सबको जल्दी भरा जाएगा। जब मानव बल की उपलब्धता से ही स्वास्थ्य सेक्टर बेहतर हो सकता है। बिहार
बिहार इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ा है, जहाँ आज कई सेक्टर ऐसे हैं जिसमें बिहार देश में टॉप पर है। मंत्री ने दावा किया है कि स्वास्थ्य सेक्टर में सारे मापदंडों को पूरा करेंगे। इसमें बिहार राष्ट्रीय औसत से आगे कैसे निकलेगा, इस पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में दवा पहुंचाने में बिहार देश में टॉप पर है। एम्बुलेंस की उपलब्धता में हम राष्ट्रीय औसत के करीब हैं, जहाँ 1 माह में हम उसे पार कर लेंगे। दोस्तों, पटना के मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण होगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। जहां बिहार की कुल 8,053 पंचायतों में से 8,018 पंचायतों में जल्द ही खेल मैदान तैयार होने वाले हैं। इनमें मनरेगा योजना के तहत अब तक 3,089 पंचायतों में खेल मैदानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 5,742 खेल मैदानों का निर्माण शुरू हो चुका है। जब बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के मुताबिक ये पहल गाँव में युवाओं को खेल प्रतियोगिताओं की ओर प्रोत्साहित करने और फिर स्थानीय स्तर पर प्रतिभागों को उभारने के उद्देश्य से की जा रही है। खेल मैदानों के साथ साथ स्पोर्ट्स क्लब के गठन को लेकर भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस संबंध में खेल प्राधिकरण को अब तक कुल 20,926 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें ग्राम पंचायतों से 9,682 सामूहिक क्लब गठन और फिर 10,380 व्यक्तिगत क्लब गठन के लिए आवेदन मिले हैं। दोस्तों, पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि बिहार के गोपालगंज जिले के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटे में मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वज्रपात हवा के साथ साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए लोगों से सतर्क रहने के लिए अपील की है। जब मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में 1 जून से यानी कि आज से मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन तेज हवाओं और फिर बिजली गिरने की चेतावनी को लेकर के सतर्क रहने को कहा गया है। बिहार के अधिकांश जिलों में तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री के आसपास बना रहेगा। उमस भरी गर्मी के बीच हल्की बारिश और फिर तेज हवाएं मौसम में हलचल ला सकती है। जब बिहार में मानसून इस साल 15 जून को एंट्री मार सकती है। प्री मानसून गतिविधियों की शुरुआत हो चुकी है। जून महीने में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना जताई गई है, जिससे किसानों और फिर जलस्तर के लिए ये राहत की खबर है। दोस्तों, बिहार स्कूल बोर्ड यानी कि BSEB ने 10वीं 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जहां आपको बता दूं कि BSEB ने 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा का परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। जहां आपको बता दें कि बोर्ड द्वारा ये परीक्षा 2 मई से 13 मई 2025 तक आयोजित की गई थी। यह परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हुई। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चली थी, जिसका आज परीक्षा फल जारी कर दिया गया है। आप इस वेबसाइट में जाकर के चेक कर सकते हैं, जो वेबसाइट हमने आपको बताया है। साल 2025 में बिहार के लिए चुनावी साल है। ऐसे में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की ओर से भी तमाम बिहार वासियों को कई तोहफे दिए जा रहे हैं। अब तक कई सारे एक्सप्रेसवे और फिर पुल निर्माण को लेकर के उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इस बीच एक और बड़ी सौगात बिहार के भागलपुर जिले के लोगों को मिली है। दरअसल विक्रमशिला टू कटरिया के रेल पुल परियोजना को हरी झंडी मिल गई है। भागलपुर के विकास के उद्देश्य से यहां पर विक्रमशिला से कटरिया तक गंगा नदी पर डबल लाइन रेल पुल के निर्माण की तैयारी तेज हो गई है। खबर के माने तो इस परियोजना का टेंडर फाइनल कर दिया गया है और अब जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास भी करेंगे। वहीं पर इस पुल के निर्माण की जिम्मेदारी इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को दी गई है। इधर इस पुल के निर्माण की लागत 1153 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोस्तों, बिहार में सरकारी स्कूल के शिक्षक लगातार ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग से जल्द लेटर जारी कर दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच बड़ा अपडेट बिहार के 1,30,000 शिक्षकों से जुड़ा हुआ सामने आ गया है। लंबे समय का इंतजार अब खत्म होगा और फिर पूरी तरीके से डिजिटल और पारदर्शी माध्यम से शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी। शिक्षा विभाग के ACSC सिद्धार्थ ने बड़ी जानकारी शेयर की है। ACSC सिद्धार्थ ने कहा है कि 1,30,000 शिक्षकों को 20 जून से नए स्कूल के लिए लेटर मिलना शुरू हो जाएगा। ACSC सिद्धार्थ ने बताया है कि ट्रांसफर को लेकर के कोई जानकारी ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से मिल जाएगी, जहां इसके साथ ही नए स्कूल को भी शिक्षक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर देख सकेंगे, जहां किसी को भी DO कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पर ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के कहा है कि शिक्षकों का ट्रांसफर लेटर मिलने के बाद 23 से 30 जून तक वे नए स्कूल में ज्वाइनिंग कर लेंगे। इसे लेकर के सभी जिलों के DO को आदेश दिया गया है।
दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वर्ण आयोग बना करके एक तीर से कई निशाने साधे हैं। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च जाति आयोग बना करके बड़ा दाव चला है। जब बिहार में अल्पसंख्यक आयोग गठन के फैसले के अगले ही दिन उन्होंने उच्च जाति आयोग के गठन का ऐलान कर दिया है। राजनीति के जानकार इसे सोच समझ करके खेला गया दाव बता रहे हैं। इस आयोग के गठन से उन्होंने सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने की अपनी मंशा समझाने की कोशिश की है। हालांकि एक ही तीर से उन्होंने तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार जैसे युवा नेताओं को भी बड़ी चोट पहुंचा दी है। यह नीतीश कुमार को चुनावी राजनीति के धुरंधर नेताओं में शुमार किया जाता है। उनके आलोचक और समर्थक दोनों ही ये बात मानते हैं कि नीतीश कुमार के साथ बदलने और फिर चुनावी मूड भांपने में माहिर है। जब युवाओं के बीच तेजस्वी, कन्हैया कुमार और गठबंधन के ही चिराग पासवान जैसे विकल्पों और फिर खासतौर पर स्वर्णों के वोट पे छिटकने की आशंका को देखते हुए उन्होंने बड़ा दाव चला है। दोस्तों, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार में कोविड संक्रमण के संभावित बढ़ाव को लेकर के बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरीके से सतर्क और तैयार है। उन्होंने कहा कि कोविड के नए वेरिएंट को लेकर के घबराने की नहीं बल्कि जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता है। मंत्री ने बताया है कि जैसे ही राज्य में कोविड को लेकर की जानकारी प्राप्त हुई है, स्वास्थ्य विभाग ने आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। जब सभी प्रमुख अस्पतालों में जाँच की सुविधा उपलब्ध है। नालंदा मेडिकल कॉलेज यानी कि NMCH में कोविड के लिए विशेष वार्ड भी तैयार किया गया है। उन्होंने कहा है कि जो नया वेरिएंट सामने आया है उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने निगरानी की श्रेणी में रखा है। इसका मतलब यह है कि यह गंभीर नहीं है, लेकिन इस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। सभी राज्यों में और फिर खास करके उन स्थानों पर जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है वहां निगरानी अनिवार्य है। दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अप्रैल महीने की जिलों की राजस्व संबंधित कार्यों के आधार पर रैंकिंग में बांका ने शेखपुरा को पछाड़ करके पहला स्थान हासिल कर लिया है। जब शेखपुरा इस माह दूसरे स्थान पर चला गया है। पूर्वी चंपारण ने लंबी छलांग लगाई है और फिर पिछले माह के 22वें से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। जहानाबाद तीसरे से चौथे स्थान पर चला गया है। बक्सर चौथे से 5वें स्थान पर आ गया है। अरवल 7वें से 6वें तो औरंगाबाद 13वें से 7वीं रैंक लाने में सफल रहा है। कैमूर 6 से 8वें, बेगूसराय 15वें से 9वें और सिवान 14 से 10वें स्थान पर पहुंच गया है। नालंदा 10वें से 11वें, मुजफ्फरपुर 8वें से 12वें, भोजपुर 11वें से 13वें, वैशाली 30वें से 14वें, मधुबनी 18वें से 15वें, सुपौल 5वें से 16वें तो सीतामढ़ी 17वें स्थान पर बरकरार है। वहीं पर पूर्णिया 20वें से 18वें, दरभंगा 12वें से 19वें और जमुई 16वें से 20वें स्थान पर आ गया है। वहीं पर समस्तीपुर 9वें से 21वें तो पटना अपनी रैंकिंग में सुधार करके 38वें से 34वें स्थान पर आ गया है। वहीं पर भागलपुर 29वें से स्थान पर से खिसक करके 38वें स्थान पर पहुंच गया है। अन्य महत्वपूर्ण जिलों में शिवहर को 22वां, नवादा को 23वां, किशनगंज को 24वां, गोपालगंज को 25वां, मुंगेर को 26वां, गया को 27वां, मधेपुरा को 28वां स्थान तो सारण को 29वें स्थान और कटिहार 30वें स्थान पर है। दोस्तों, चुनावी साल में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी के तहत बिहार में 2025 में वे 5वीं बार बिहार का दौरा करने जा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री के बिहार से लौटते ही राहुल गांधी का संभावित बिहार दौरा होने वाला है। हालांकि अभी तक इसकी कांग्रेस पार्टी की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के राजगीर में 6 जून को राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत अति पिछड़ा समाज के युवाओं से संवाद करेंगे। जब पहले राहुल गांधी का ये दौरा बिहार में 27 मई को होने वाला था, लेकिन टल गया। अब उनका कार्यक्रम 6 जून को होगा। जब चुनाव देखते हुए 2025 में अब तक इनका ये 5वां दौरा होगा। इससे पहले बिहार के पटना सहित अलग अलग जगह पर 4 दौरा कर चुके हैं। दोस्तों, बिहार का मौसम लगातार करवट ले रहा है। मानसून ने भी बिहार के बॉर्डर इलाके में दस्तक दे दी है। अब बिहार में मानसून की एंट्री का इंतजार है। इधर गर्मी और फिर उमस भी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले कुछ दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। तापमान फिर से 40 डिग्री तक जाने की संभावना है। आपको बता दें कि बिहार के लोगों को अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम और फिर न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, जहानाबाद, लखीसराय में लोगों को उमस भरी गर्मी महसूस होगी। वहीं पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। वहीं पर मौसम विभाग के अनुसार बिहार में उत्तर पश्चिमी के पूर्वी और फिर पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण में 1-2 जगहों पर बारिश की संभावना है। साथ ही साथ उत्तर मध्य में सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में 1-2 जगहों पर बारिश हो सकती है।
दोस्तों, चुनावी साल में राजद एनडीए सरकार पर हमलावर है। निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी है। जब पलायन, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और स्वास्थ्य की बदहाली के मुद्दे पर राजद आक्रामक है। जब एक्स पर पोस्ट शेयर करके राजद ने डबल इंजन की सरकार से 20 वर्षों का हिसाब मांगा है। जब पोस्ट में लिखा है कि बिहार को डबल इंजन की खटारा सरकार क्या मिला, खटारा सरकार से क्या मिला। राजद ने खटारा कार में पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर शेयर करते हुए एनडीए सरकार पर तंज कसा है। पोस्ट में लिखा गया है कि बिहार अब ठगा नहीं जाएगा, जनता पूछेगी सवाल, देना पड़ेगा जवाब। दोस्तों, बिहार सरकार एवं होमी भाभा कैंसर संस्थान मुजफ्फरपुर के संयुक्त तत्वाधान में बिहार में कैंसर केयर को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन स्वास्थ्य विभाग के सभागार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की है। इस बैठक में कैंसर के इलाज और फिर रोकथाम से जुड़ी हुई कई योजनाओं की समीक्षा और फिर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि बिहार के सभी 38 जिलों में कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा 17 जिलों में डे केयर कीमोथेरेपी कार्यक्रम और फिर 23 जिलों में पैलिएटिव केयर कार्यक्रम भी सक्रिय है। मरीजों को मुफ्त कैंसर की दवाएं जिला अस्पतालों के माध्यम से निरंतर उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा है कि अब कैंसर मरीजों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा इलाज करने के लिए। दोस्तों, नीतीश कुमार का चुनावी साल में एक बड़ा तोहफा मिला है। जब बिहार वासियों को दरअसल 264 करोड़ रुपए की लागत से यूनानी कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। जब बिहार के लिए साल 2025 चुनावी साल है, ऐसे में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की ओर से कई बड़े तोहफे बिहार वासियों को दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में कल एक और बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को दी है। दरअसल कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल परिसर में 264 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेड वाले राजकीय तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का शिलान्यास किया गया। राजकीय तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण 10 एकड़ में किया जा रहा है। अधिकारियों ने मास्टर प्लान के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निर्माण कार्य कराए जाने वाले विभिन्न भागों, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, पीजी इंटर्न्स हॉस्टल, प्रिंसिपल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट आदि के निर्माण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान पूरे परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजकीय तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कार्य तेजी से एवं अच्छे ढंग से कराएं। राज्य के हर नागरिक को सुलभ, सस्ती और फिर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। दोस्तों, बिहार में पुलों के गिरने की घटनाओं को देखते हुए अब बिहार सरकार सतर्क हो गई है। पथ निर्माण विभाग ने बिहार के 250 मीटर से अधिक लंबे 85 पुलों का स्वतंत्र थर्ड पार्टी सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए आईआईटी पटना और फिर आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञ छात्रों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जब पथ निर्माण विभाग इस योजना पर लगभग 16 करोड़ रुपए खर्च करेगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। विभाग का कहना है कि पुलों के निर्माण के बाद नियमित रखरखाव नहीं होने से वे तय अवधि से पहले ही क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, बह जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले बिहार में लगातार पुल गिरने की घटनाएं सामने आ रही थी और लगातार करीब 16 से 17 पुल बह गए थे। अब इसको लेकर के सरकार सतर्क हो गई है। अब इस पर काम शुरू हो गया है पुलों की रखरखाव को लेकर के, इसकी मेंटेनेंस को लेकर के और इसकी लाइफ जांच को लेकर के सरकार ने दिशा निर्देश दिया है। दोस्तों, बिहार में संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से शुरू की गई बिहार बदलाव यात्रा के तहत आज जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक दिवसीय दौरे पर पूर्वी चंपारण पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिले के हरसिद्ध और फिर पताही प्रखंड में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। पूर्वी चंपारण पहुंचने पर प्रशांत किशोर का विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में पार्टी और फिर उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ढोल नगारों के साथ समर्थकों ने उन्हें फूल माला से लाद दिया। इसके साथ ही उनके कई समर्थकों ने उन्हें लीची देकर के उनका स्वागत किया। प्रशांत किशोर की पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला चल रहा था। जब जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में अधिकारी और फिर नेता राशन कार्ड बनवाने से लेकर के जमीन की रसीद कटाने तक के लिए रिश्वत ले रहे हैं, जिससे आम लोग परेशान हैं। उन्होंने चंपारण की जनता से अपील की है कि उन्हें और फिर उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट न दें, अगली बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और फिर बिहार में जनता का राज स्थापित करें। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करके जनता का राज स्थापित करने के लिए नेताओं का चेहरा देख करके वोट ना करें। या चुनाव में वोट लालू, नीतीश और फिर मोदी के चेहरे पर नहीं बल्कि अपने बच्चों के चेहरे को देख करके दीजिएगा। अगली बार अपने बच्चों की
शिक्षा और फिर रोजगार के लिए वोट करें। जब प्रशांत किशोर ने जनता को उदाहरण देते हुए समझाया है कि बिहार के लोगों को लालू जी से सीखना चाहिए कि बच्चों की चिंता क्या होती है। उन्होंने कहा है कि लालू जी का बेटा 9वीं पास भी नहीं किया है, फिर भी वे चाहते हैं कि उसका बेटा राजा बने। और फिर दूसरी तरफ बिहार के लोग जिनके बच्चे मैट्रिक BA MA कर चुके हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। जनसभा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी याद नहीं है, उन्हें भाजपा ने बिहार की 13 करोड़ जनता पर थोप रखा है। नीतीश कुमार की मानसिक और फिर शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे सरकार चला सके, फिर भी पिछले दरवाजे से सरकार में घुसने के लिए भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रखा है। हम लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी और फिर अमित शाह बताएं कि क्या नीतीश कुमार ही NDA के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासी बाजार सज चुका है। संभावनाओं की सियासत के बीच नेताओं के दल बदलने की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। इसी क्रम में चर्चित यूट्यूबर और भाजपा नेता मनीष कश्यप की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहाँ कयास लगाए जा रहे हैं कि वे मनीष कश्यप जनसुराज ज्वाइन करेंगे। जहाँ एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में मनीष कश्यप ने बताया है कि वायरल तस्वीरें की क्या सच्चाई है। जहाँ मनीष कश्यप ने बताया है कि वे YV गिरी से मुलाकात करने गए थे। वे सीनियर एडवोकेट हैं, हम लोगों के गार्जियन हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे ये पहली मुलाकात है, हमारे गार्जियन है, इसलिए मुलाकात होती रहती है। अभी जनसुराज में शामिल होने का कुछ सोचा नहीं है। या वहीं पर मनीष कश्यप ने बताया है कि वे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मेरे चाहने वालों की ख्वाहिश है कि मैं चनपटिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ूं, इसलिए चनपटिया से चुनाव लड़ेंगे, ये तय कर लिया है। चाहे किसी बैनर के तले लड़ूं या फिर निर्दलीय लड़ूं। मनीष कश्यप ने कहा है कि इसके अलावा बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भी हमारे लोग चुनावी मैदान में उतरेंगे। PMCH में जो मेरे साथ बदसलूकी हुई, ये सभी लोग जानते हैं, इसलिए व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी टीम मजबूती के साथ चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है। बिहार में बदलाव लाना है और फिर एक नया इतिहास रचना है। आपको बता दें कि यूट्यूबर मनीष कश्यप की एक तस्वीर जनसुराज पार्टी के उपाध्यक्ष यदुवंश गिरी के साथ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इसके साथ ही संभावनाओं की सियासत को हवा मिल गई है कि मनीष कश्यप जनसुराज का दामन थामने वाले हैं। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल वे ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। मनीष कश्यप ने बताया है कि आगामी 4 या फिर 5 जून को चंपारण में वे अपने समर्थकों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में समर्थकों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि किसी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़े या फिर निर्दलीय चुनाव में बिगुल फूंके या फिर अपना संगठन बना करके विधानसभा चुनाव की रणनीति तय की जाए। उन्होंने कहा है कि कोई भी निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं दूंगा, जो समर्थकों का फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। दोस्तों, बदलते समय के साथ अब किसान पारंपरिक खेती से हटकर के मुनाफे वाली फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। खास करके फूलों की खेती ने गांव में एक नई उम्मीद जगा दी है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने किसानों की आमदनी बनाने के लिए एक खास योजना शुरू की है। जी हाँ, गेंदा फूल की। जी हाँ, आपको बता दूं कि गेंदे का फूल सिर्फ मंदिरों और सजावट में नहीं बल्कि दवाइयों में भी काम आता है। इसकी मांग पूरे साल बनी रहती है, खास करके त्योहारों और फिर शादी के मौसम में। यही वजह है कि किसान अब इसकी खेती की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें लागत भी कम लगती है और मुनाफा कई गुना ज़्यादा होता है। जब बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार गेंदा फूल की खेती पर प्रति हेक्टेयर 80,000 रुपये की लागत मानी गई है। इस पर किसानों को 50% यानी कि 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी दी जाएगी। योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। ये स्कीम बिहार के सभी 38 जिलों में लागू है। आप अगर बिहार के रहने वाले हैं तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। जब किसान के पास जमीन का कागजात होना जरूरी है। जिनके पास जमीन नहीं है वे इकरारनामा के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। एक किसान न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर और अधिकतम 2 हेक्टेयर तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर जमीन किसी और के नाम है तो वंशावली के साथ आवेदन करना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि किस वेबसाइट पर अप्लाई करें इस योजना का लाभ लेने के लिए। तो एक वेबसाइट है, हम आपको बता रहे हैं। ये वेबसाइट है www.horticulture.bihar.gb.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप इसके लिए अप्लाई करें और इसका लाभ लें। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के खत्म होने के बाद भी सियासत जारी है। आरजेडी ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार का वीडियो जारी करके उन पर सियासी हमला बोला है। राजद के इस वीडियो पर अब जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू ने तेजस्वी यादव को कहा कि तेजस्वी यादव राजनीति के 420 है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा है कि यदि राजद ने औपचारिक रूप से वीडियो जारी किया है तो फिर तेजस्वी यादव धारा 420 के आरोपी हैं। उनसे बड़ा ठग कोई नहीं है और उनके खिलाफ कानून की धारा
420 लगी है वह राजनीति के 420 हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनको यानी कि तेजस्वी यादव को लगता है कि बिहार के विकास के साथ अन्याय हो रहा है, बिहार के साथ अन्याय हो रहा है, तो फिर बता दें हाल ही में पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का विस्तार हुआ है। वे तो हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन में केक काटते हैं। ये लोग पूरी तरीके से राजनीति में संपत्ति सृजन करने वाले हैं, शराब कंपनियों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में चंदा लेने वाले हैं या नौकरी के बदले जमीन लेने वाले लोग हैं। अब स्थिति ऐसी है कि राजद कार्यकर्ताओं को तीसरी पीढ़ी तक झोला उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के आर्टिकल 370 को हटाने के समर्थन पर कहा कि पहलगाम हमले के बाद परिस्थितियां बदली है और 370 पर संसद ने फैसला लिया है। दोस्तों, नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर बिहार के सीमावर्ती इलाके में दिखने लगा है, जहां किशनगंज जिले के प्रमुख नदियां कनकई, बुढ़ी कनकई और फिर मेची शुक्रवार को उफान पर रहा, जब पानी के बढ़ते स्तर ने दिगल बैंक और फिर टेरागाच प्रखंड क्षेत्र में तबाही मचा दी। दिगल बैंक के तेलीभिट्टा, बिहार टोला और फिर भुरलीभिट्टा जैसे निचले इलाकों में नेपाल से आया पानी घुस गया, जैसे खेत जलमग्न हो गए। यह किसानों के मुताबिक अचानक पानी भरने से लाखों रुपए की मक्का और फिर सब्जी की फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। ग्रामीणों को अब सरकारी मुआवजे की उम्मीद है, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। दूसरी ओर बिहार के अन्य जिलों में भी मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। गया समेत 9 जिलों का तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जब पूर्वी हवा के प्रभाव से उमस भरी गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। हालांकि पटना में बादल छाए रहने और देर शाम बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन इससे विशेष राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के माने तो 1 से 3 जून के बीच पटना सहित कई जिले में बारिश, वज्रपात और फिर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। वहीं पर मानसून के 13 से 15 जून के बीच दस्तक देने की संभावना है। जी हां, मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस साल बिहार में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है, जहां पर औसतन 1024 मिलीमीटर वर्षा होती है। इस बार 1137 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। दोस्तों, बिहार के जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली प्रेम कहानी सामने आई है, जहां पर एक नई नवेली दुल्हन शादी के महज 5 दिन बाद अपने प्रेमी संग फरार हो गई। जब पारसी गांव निवासी कारूदास की बेटी की शादी 7 मई को बांका जिले के तुलसीदास नामक युवक से धूमधाम से हुई थी, लेकिन 12 मई को विदाई के बाद जैसे ही दुल्हा पत्नी को लेकर के स्टेशन पहुंचा, जब प्यास लगने पर वह गाड़ी से उतरा और पीछे से दुल्हन प्रेमी के साथ भाग निकली। घटना झाझा स्टेशन के पास मछली पट्टी चौक की है, जहां पर मौजूद लोगों ने दुल्हन को खोजने की कोशिश की, लेकिन वे पहले से तय योजना के तहत मौके से निकल चुकी थी। कारू दास ने बताया है कि बेटी की शादी के लिए उन्होंने 3.5 लाख रुपए कर्ज में लिए थे। बेटी की विदाई के लिए खास मिठाई, खाजा और मेहमानदारी की तैयारी की गई थी, लेकिन वे ये सपना चकनाचूर हो गया। उनका कहना है कि उन्हें बेटी के प्रेम संबंध की जानकारी नहीं थी। घटना के बाद दुल्हन के पिता ने 13 मई को झाझा थाने में राजू दास समेत 5 लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया है। वहीं पर पुलिस जांच में सामने आया है कि लड़की बालिग है और फिर राजू से पहले से प्रेम संबंध था। इसके बावजूद भी परिवार इसे साजिश मान रहा है। झाझा थानाध्यक्ष संजय सिंह ने बताया है कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जल्द ही इस रहस्यमयी प्रेम कहानी की सच्चाई सामने लाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, किशनगंज में बिन बारिश के बाढ़ आ गई है। जब नेपाल के तराई क्षेत्र में शनिवार लगातार 48 घंटे की मूसलाधार बारिश ने बिहार के किशनगंज जिले में तबाही मचा दी है। भारी बारिश के कारण मेची नदी, कनकई नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे जर्जर पुल पूरी तरीके से बह गया। इस घटना ने भवानीगंज, तलीभिट्टा, दल्लेगांव, बैगनबाड़ी, गणेश टोला सहित कई गाँव के लोगों का आवागमन ठप कर दिया गया। अब नाव ही ग्रामीणों के लिए एकमात्र सहारा बनी हुई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि बाढ़ के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे चचरी पुल क्षतिग्रस्त हो गया। जब इस पुल के बह जाने से हजारों लोग अपने प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने में असमर्थ है। जहां मरीजों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को खटिया और फिर नाव के सहारे नदी पार करने की नौबत आ गई है, जो जोखिम भरा और फिर महंगा साबित हो रहा है। जहां ग्रामीणों में इस स्थिति को लेकर के भारी आक्रोश है। वहीं पर स्थानीय निवासियों ने वर्तमान विधायक सऊद आलम पर निशाना साधा है। उनका कहना है
है कि कुछ दिन पहले विधायक ने दल्ले गांव पंचायत के भवानीगंज मदरसा कैंपस में लोगों को आश्वासन दिया था कि बरसात से पहले पुल का निर्माण पूरा हो जाएगा। हालांकि ये वादा खोखला साबित हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक का यह आश्वासन केवल चुनावी जुमला था और अब उनकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। लोगों ने बताया है कि बारिश और बाढ़ ने न केवल आवागमन को प्रभावित किया है बल्कि उनकी आजीविका पर भी असर डाला है। जहाँ कई गांव में सड़कें और फसलें जलमग्न हो चुकी है। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी ठोस राहत कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है। जहाँ ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था और फिर नए पुल के निर्माण की मांग की है। वहीं पर स्थानीय प्रशासन ने स्थिति का जायजा लेने की बात कही है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बरसात में ऐसी स्थिति बनती है और प्रशासन केवल आश्वासन देता है। अब लोगों की उम्मीदें टूट चुकी है और फिर वे स्वयं नाव और अन्य साधनों के सहारे अपनी समस्याओं का समाधान करने को मजबूर है। वहीं पर जब इस पुल के मामले को लेकर के राजद विधायक सऊद आलम से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया है कि मेरे द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान हमने आवाज उठाया था, तो फिर जवाब आया कि 2 पिलर बहुत जल्द बन जाएगा। अब देखने की बात यह है कि ये कार्रवाई कब तक होते हैं। उन्होंने कहा कि क्या हम भारत के नक्शे में नहीं आते हैं? अगर आते तो फिर शायद हमारी नदियों पर भी पुल बनते और हमारे बच्चों का भविष्य भी रोशनी से भरता। लेकिन अफसोस हमारी पीड़ा सिर्फ एक नाव में सिमट करके रह गई है। जो कभी मिलती है तो फिर स्कूल पहुंचते हैं और नहीं मिलती है तो फिर भविष्य ठहर जाता है। वहीं पर हमारे जनप्रतिनिधि अपने बच्चों को राजस्थान, बेंगलुरु जैसे महानगरों में निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जब वे भी जनता के पैसों से। तो फिर सवाल उठता है कि क्या गरीब का बच्चा सिर्फ वोट देने के लिए ही पैदा होते हैं? दोस्तों, किशनगंज के कोचाधामन में 3 लाख रुपए छिनतई का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दूं कि किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र के अंतर्गत DB50 सड़क पर बुढ़ीमारी गांव के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक पिकअप वैन चालक से 3 लाख रुपए छीन लिए। जी हां, घटना देर शाम करीब 8 बजे की है, जब पीड़ित चालक अफसर आलम बिशनपुर से किशनगंज जा रहे थे। पीड़ित अफसर आलम ने बताया है कि वे रोजाना दुकानदारों का पैसा किशनगंज के होलसेल दुकानदारों तक पहुँचाने और माल लाने का काम करते हैं। जब वो किशनगंज जा रहे थे तभी बाइक से अपराधी आए और उन्हें रुकवाया। जब घटना के समय उनके पास दुकानदारों के 3,50,000 रुपए थे। जब बदमाशों ने पीड़ित को धमकाया और उनसे 3 लाख रुपए लेकर के फरार हो गए। यह घटना बुढ़ीमारी के पास हुई है। जब पीड़ित अफसर ने बताया है कि वे बदमाशों में से एक बदमाश को पहचान सकते हैं। उन्होंने तुरंत 112 पर पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और फिर मामले की जानकारी ली है, जिसके बाद पीड़ित अफसर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। थाना अध्यक्ष रंजय कुमार ने बताया है कि घटना उनके संज्ञान में आ चुका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोचाधामन में इस तरह की घटना बिल्कुल शर्मनाक है। या आप कोचाधामन को जंगल राज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आपको बता दो कि आरजेडी के शासनकाल को जंगल राज कहा जाता था 2005 से पहले, और कोचाधामन में भी आरजेडी का ही शासन है, तो इसको आप जंगल राज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्योंकि 2005 के पहले के सरकार को लोग जंगल राज इसलिए कहते थे कि दिन दहाड़े डकैती होती थी, छिनतई होती थी और आपराधिक घटनाएं होते थे। जी हाँ, और रोड पर चलते हुए इस तरह से पैसे छीन लिए जाते थे। और आज जो कोचाधामन में इस तरह ये घटना घटी है, ये भी तो जंगल राज की याद दिला रही है। इसको आप क्या कहेंगे? जब आपको बता दूं कि कोचाधामन से आरजेडी के विधायक हैं और साथ ही साथ स्टेट में जेडीयू की सरकार है। जेडीयू की सरकार जिसको लोग अफसरशाही की सरकार कहते हैं, वहीं पर 2005 से पहले राजद शासन को जंगल राज कहते थे। यानी कि दोनों एक तौर पर जनता को लूटने का काम करते थे। यानी कि दोनों की सरकारों में जनता ही लूटा जा रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोचाधामन में इस तरह की घटना कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि कृपया करके इस मामले को संज्ञान में लें और तुरंत दोषियों पर कार्रवाई करें।